जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता है कि अभी UPPCL का एडमिट कार्ड जस्ट आने वाला है। उसका एग्ज़ाम ये लास्ट अक्टूबर या स्टार्टिंग नवंबर में बोला है कराने के लिए। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और इस टाइम आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है और जो प्रैक्टिस सेट है सब ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करिए, क्योंकि ये टाइम अब पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो और उसमें एग्ज़ाम में UPPCL के सबसे पहले आपको कंप्यूटर आएगा 50 नंबर का, और इसमें बस ये क्वालिफाई मार्क्स होगा। आप अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर के अभी प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन था मैं उसको आज लाया हूँ। आप देखिए कि किस तरह से और कितना लेंदी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में से कुछ नहीं है, बस लेंदी क्वेश्चन बनाया है इसने, और उसका मैं जो ऑप्शंस है उसको मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ताकि उसी के बेस पे अगला पेपर आएगा तो आप कर लोगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड चेंज केस ऑपरेशन इन MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बोलता है कि केस को परिवर्तित करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखा मैन, MAN, ठीक है, मैन लिखा। अब कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कि जो हमारा ये जो है ये वाला ये M ये चेंज हो जाए, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं चेंज केस, यानी ये कैपिटल M हो जाएगा, MAN। ये शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, तुम्हारा ये तुरंत केस चेंज हो जाएगा। मैन जो स्मॉल में लिखा है ये कैपिटल में हो जाएगा, तो हमारा आंसर है D। अब देखिए, बस ये केस चेंज की बात बोला, लेकिन क्वेश्चन कितना लंबा बनाया है, देख रहे हैं आप। आइए हम कुछ और देख लेते हैं इसका जो की मतलब ये शॉर्टकट कीबोर्ड का है ट्रिक। शिफ्ट Alt और D इसको दबाने से क्या हो जाएगा, आपका करंट डेट आ जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे करंट डेट दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10/17/2022 है ना, ठीक है। अब ये क्या दे दिया, आपका करंट डेट कैसे आया था, ये शिफ्ट Alt D दबाने से, D से डेट, यहाँ पे T हो जाएगा तो ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम पूछे तो शिफ्ट Alt T, ठीक। और F3 क्या करता है, जो F3 होता है वो कमांड को, लास्ट कमांड को रिपीट करता है, ठीक है। और उस तरह से ये तो ये MS-DOS की बात बता रहा हूँ, पावर पॉइंट का होता है। ऐसे F3 फंक्शन का क्या काम होता है, सर्च करना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको लैपटॉप में सर्च करनी है तो F3 दबाने से सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर कंट्रोल प्लस F3 दबा देंगे तो जो लोअर केस होता है, यानी ये वाला लोअर केस, ठीक है, ये वाला लोअर केस वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। जो लोअर केस होगा हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। MS वर्ड में एक जो टेबल होता है, MS वर्ड में टेबल रिसाइज आइकन टेबल के किस किनारे पर दिखाई देता है। जैसे ये टेबल है ना आपका, ये टेबल MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड में ये टेबल होता है। तो यहाँ पे दो बटन होते हैं, एक यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बोल रहा है रीसाइज आइकन, ठीक है। कौन सा आइकन, रीसाइज आइकन कहाँ पे होता है, रीसाइज आइकन आपका यहाँ पे होता है, ये, ठीक है। ये रीसाइज आइकन है, ये यहीं से छोटा बड़ा होता है। तो ये कहाँ पे है, नीचे से दाई ओर, ये नीचे हो गया दाई ओर, यानी बॉटम राइट, ठीक है। आंसर हमारा D हो गया। आइए हम इसको फिगर में भी देख लेते हैं। अब देख रहे हैं आपका ये MS वर्ड है, आपका ये MS वर्ड खुला है। अब ये टेबल देख रहे हैं, टेबल में ये जो यहाँ पे बना होता है ये रीसाइज आइकन होता है, और जो यहाँ पे ये चीज़ होता है इसको हम क्रॉस आइकन बोलते हैं। क्या, क्रॉस आइकन बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन को समक्रमिक बनाने के लिए निश्चित समय पर, एक टाइम पर एक विशिष्ट स्पंद उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग is used to produce a specific pulse at a fixed rate of time to synchronize the computer's operation। ये हमारा आंसर है सिस्टम लॉक, ठीक है। क्या है, सिस्टम लॉक है। तो जितने भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उसका एक इंटरनल क्लॉक होता है, ठीक है। एक इंटरनल क्लॉक होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, पल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ये क्लॉक होता है ना, ये आपके मतलब कंप्यूटर कितना फास्ट चल रहा है उसका मेजरमेंट भी नापता है। तो जब शुरू में फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आया था ना, तो उसको हम लोग कैसे नापते थे, हर्ट्ज के रूप में, HERTZ, हर्ट्ज के रूप में, या किलो हर्ट्ज के रूप में, KHZ,
किलो हर्ट्ज के रूप में नापते थे, लेकिन जो अभी फिलहाल इस टाइम का कंप्यूटर है वो हम लोग मोस्टली मतलब किस में नापते हैं, गीगा हर्ट्ज में। किस में, गीगा हर्ट्ज में, GHz गीगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये सिस्टम क्लॉक का ही काम है, ठीक है, सिस्टम क्लॉक का ही ये काम है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरह से हम CPU को कंप्यूटर आप मतलब ये ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं किसको, CPU को। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को। इसी तरह से हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है, ये होता है सिस्टम क्लॉक होता है, ठीक है, सिस्टम क्लॉक को ही कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए CPU इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट यानी मॉनिटर करना, मैनेज करना, टू डायरेक्ट द सिस्टम को डायरेक्ट करना, मैनेज करना, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है CPU कौन सा CPU का कंपोनेंट ऐसा है कि जो सिस्टम पूरे कंप्यूटर को मतलब कोई सिस्टम को डायरेक्ट करता है, मॉनिटर करता है कि आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो, ऐसे करो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे आपका ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना, और इधर उधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे इसमें टीचर एंटर किया, ठीक है, या मॉनिटर एंटर किया, तो ये लोग एक सिस्टम से बैठ गए, ठीक है, शांति से बैठ गए, अपने मोरल बिहेवियर में आ गए, ठीक है। तो जैसे ही ये टीचर के एंट्री करने पे, तो टीचर का काम क्या है, बच्चों को मैनेज करना, उनको बताना कि कैसे रहना है, क्या बिहेवियर करना है, क्या पढ़ना है, कैसे खाना है, कैसे रहना। उसी तरह से आपका ये सिस्टम है, ठीक है, ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU है, ठीक है। CPU में देखिए 3 तरीके का होता है, ठीक है। CPU में जो है उसमें जैसे यूनिट आपकी होती है 5 प्रकार की यूनिट होती है, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट, मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट, ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो CPU के अंदर रहती हैं। कौन कौन सी, अभी मैं फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। पहले मैं तो इसका आपको आंसर बता दिया, ये कंट्रोल यूनिट का ही काम है ये। अब मैं पहले ये फिगर देखिए, आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस है ना, मैंने कुछ इनपुट डाला, ठीक है। अब ये CPU में क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, अब वहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोग्रामिंग होगा उसका कि इनपुट क्या आया और हमको आउटपुट क्या देना है। तो ये सब काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही देखता है कि इनपुट कैसा आया और हमको आउटपुट कैसा देना है, ठीक है। अब जैसा ये इनपुट डिवाइस मान लीजिए मैंने दिया 1+1, ठीक है, 1+1, तो जैसे ही इनपुट गया तो कंट्रोल यूनिट तुरंत अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को तुरंत कहेगा भैया ये आपके काम की चीज आ गई है, 1+1, इसको ऐड करके यहाँ पे 2 दे दो, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट इनको तुरंत सजेस्ट करता है। तो जो ये CPU होता है 3 यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो जो यहाँ पे डाटा आता है कुछ टाइम के लिए मेमोरी में भी रहता है, ठीक है। जैसे हम लैपटॉप या कुछ भी ऑन करेंगे तो हमको आउटपुट के रूप में हमको यहाँ पे सामने दिख जाएगा 2, ठीक है। और जब तक हम नहीं करेंगे तो मेमोरी यूनिट में वो सेव रहेगा, ठीक। तो हमारा कंट्रोल यूनिट को पता चल गया क्या काम है कंट्रोल यूनिट का, कि उस पूरा सबको मैनेज करके लेके चलता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित एक्सेल समीकरण का मान क्या है। जो एक्सेल होता है, MS एक्सेल होता है ना, इस तरह से अगर उसमें बना रहे, MS एक्सेल में इस तरह से दिया रहे तो बोलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये एवरेज दिया है और ये दिया है। अब एवरेज के अंदर ये दिया है तो बस एवरेज जानते ही आपका, ठीक है, एवरेज निकालना जानते हैं आपको, सबको ऐड कर दीजिए और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40, ये 40 हो गया। और कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल के आ गया हमारा 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट का उपयोग करने वाला कंप्यूटरों के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये मूल संचार प्रोटोकॉल बोला है, मूल संचार प्रोटोकॉल यानी बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आप जानते रहिए प्रोटोकॉल बहुत होते हैं, लेकिन बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पहला ही होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। क्या, TCP/IP प्रोटोकॉल। पहले हम प्रोटोकॉल समझते हैं। जैसे 2 कंप्यूटर है, कंप्यूटर A यहाँ पे है, एक कंप्यूटर B है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ इसका नेटवर्क होगा, इसका कुछ अलग नेटवर्क होगा, ठीक है। अब हम इसके नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। क्या, हम इसके नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। और नेटवर्क कनेक्ट होते ही हम क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करूंगा, यानी मैं इसको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो ये
कैसे जाता है और यहाँ पे बीच में क्या क्या लगे होते हैं। इसके बीच में कुछ रूल्स यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेट ऑफ रूल्स लगे होते हैं। अब सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है विच आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। हम ये डिजिटली कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट ए से कम्युनिकेट भी डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। ये दो नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहे हैं एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। अब दोनों के बीच में हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो अब जैसे हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारा ये ऑफिस है, ये हमारा होम है। ठीक है, और घर से हम ऑफिस गए तो ये रोड है। क्या है ये रोड है। अब इधर जा रहे तो हम इधर से बाएं साइड से जाएंगे, उधर से आएंगे तो अपने बाएं साइड से आएंगे। बीच में लगा रहता है लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट। जैसे ही रेड लाइट ऑन हुआ हम यहाँ पे खड़े हो गए, जैसे ही रेड लाइट बंद हो गया, ग्रीन लाइट जल गई, हम चले गए। अगर रेड लाइट जल रही है फिर भी हम चले जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कुछ, इसीलिए यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, इसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में प्रत्येक सर्वनिष्ठ पर एक कोष्ठक के साथ ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियों की संरचना होती है। आप ये सिंपल समझिए, जैसे ये आप एमएस वर्ड खोलेंगे, ठीक है, आपका ये टेबल होता है। अब टेबल में इस तरह से लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गया यानी ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और एक तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया एक टेबल। ठीक है, ये दो टेबल, तीन टेबल, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। वही पूछ रहा है इन एमएस वर्ड अ टेबल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद अ सेल एट एवरी इंटरसेक्शन। हर एक प्रत्येक इंटरसेक्शन पे ये एक वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो होता है। जैसे ये देखिए, ये हर एक इंटरसेक्शन पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये टेबल। ठीक है, आइए हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये वर्टिकल लाइन हो गया, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, देखिए ये टेबल का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये एमएस वर्ड है। अब ये वहाँ पे टेबल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्कशीट में दो या दो से अधिक कोष्ठकों को मिलाने के बाद एक्सेल एक्सेल किस मान को बनाए रखता है और अन्य मानों को छोड़ देता है। यानी अगर आप एमएस एक्सेल देखेंगे, ठीक है, एमएस वर्ड का वर्कशीट खोलेंगे या एक्सेल खोलेंगे तो आप इस तरह से खुलेगा तो यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ये सेल बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। अब हम इसको यहाँ पे मर्ज करेंगे ना, जैसे मर्ज करेंगे तो हमको एक बॉक्स खुल के आएगा। वो बोलेगा कि आप जब मर्ज कर रहे हो तो जो आपका अपर लेफ्ट का जो लिखा हुआ है वो बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, बाकी सब आपका खत्म हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर मर्जिंग टू आर मोर सेल्स इन अ वर्कशीट एक्सेल रिटेन द वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू रिटेन करेगा और डिस्कार्ड अदर वैल्यू। तो अपर लेफ्ट जो होता है वो रिटेन करेगा और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा। ये अपर लेफ्ट मतलब इधर वाली वैल्यू। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ पे है ना, अब इस पे अगर हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज लाके मर्ज कर रहे हैं तो हमारा जो ये अपर लेफ्ट की वैल्यू है यहाँ पे देखिए एक तुरंत मैसेज आएगा मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स, मतलब रखता है, क्या रखता है, अपर लेफ्ट वैल्यू, और डिस्कार्ड मतलब सबको हटा देगा, सभी वैल्यू को, अदर वैल्यू को हटा देगा, तो अपर लेफ्ट वैल्यू को रखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपर लेफ्ट वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसडी रैम में अक्षर एस का क्या अर्थ है? पहले हम समझेंगे रैम क्या होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी होती है, आप सबको पता है मेन मेमोरी है, ये का रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो एक ऐसा हार्डवेयर होता है जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और जो हम वर्तमान में मतलब डाटा को यूज़ करते हैं उन सभी डिवाइसेस को प्रोसेस
प्रोसेसर के द्वारा तीव्रता से पहुंचाता है, किसमें, रैम में, ठीक है। रैम अपने पास रखता है, ठीक। रैम का काम यही होता है। अब रैम भी उसको एक्सपेंड किया गया, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस डी रैम होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका हमारा एस का क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है, सिंक्रोनस। तो ये जो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये डी रैम होता है, मतलब एक तरह से डी रैम होता है जहां इसके बाहरी पिन इंटरफेस से संचालन को बाहर रूप में आपूर्ति किए गए ब्लॉक सिग्नल द्वारा समन्वित किया जाता है। इतना डीप में मत समझिए, बस इतना जानिए इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। आइए नेक्स्ट देखिए। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर कौन सा सेलेक्ट मेन्यू आपके डेस्कटॉप पर खुल के आता है जो फोल्डर, फाइल और शॉर्टकट बनाने के लिए कहता है। वही क्वेश्चन बोल रहा है, राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्टिंग, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, विल डिस्प्ले अ सब मेनू ऑन योर डेस्कटॉप विथ ऑप्शंस टू क्रिएट न्यू फोल्डर, फाइल, शॉर्टकट। जैसे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू खुल के आएगा। बोलते हैं ना कि यार एक नया फोल्डर बना लो, तो जब आप बोलूँगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ आप डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, डेस्कटॉप पे जाओगे, वहाँ पे माउस का राइट क्लिक करोगे, जैसे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे न्यू लिख के आएगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा न्यू लिख के आएगा, तो न्यू फोल्डर बना लो, न्यू फाइल बना लो, न्यू शॉर्टकट बना लो। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आइए हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जैसे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू आएगा, जैसे न्यू यहाँ पे कर्सर लाएंगे, माउस का कर्सर, तो हमारा ये फोल्डर हो जाएगा, शॉर्टकट, ये सब खुल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following enables the processor to execute multiple users program simultaneously by fast switching through the programs? एक क्वेश्चन में ही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रोग्राम के माध्यम से, किस प्रोग्राम के माध्यम से तेजी से परिवर्तित होकर प्रोसेसर को एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को निष्पादित करने में, मतलब बहुत सारे जो यूजर्स हैं या मतलब प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोग्राम लिखे हैं, जो उन्होंने एल्गोरिथम लिखा है, एक साथ किस तरह से वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक साथ बहुत सारे। इसका मतलब ये होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है आप लोगों को, मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्लस प्रोग्रामिंग प्रोसेसर को प्रोग्रामों के माध्यम से तेजी से परिवर्तित होकर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के प्रोग्रामों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट है, जैसे फाइल सिस्टम हो गया, कमांड प्रोसेसर हो गया, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग में ही आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट जीबीपीएस the unit GPPS which is used these days to measure the capacity of network link। जो ये नेटवर्क लिंक होता है ना, उसकी कैपेसिटी कैसे नाप रहे हैं आजकल के, तो जीबीपीएस से नाप रहे हैं। तो वही बोल रहा है जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है गीगाबिट पर सेकेंड। आंसर हो गया हमारा गीगाबिट पर सेकेंड। याद रखना जीबीपीएस, ठीक है, गीगाबिट पर सेकेंड। और वही अगर बोलता ये जी कैपिटल बी पी एस, तो यहाँ पे बाइट हो जाता है, गीगा बाइट पर सेकेंड, ठीक है, गीगा बाइट। तो यहाँ पे देखिए 1 GBps इज इक्वल टू 8 GBps, ठीक है, 1 गीगा बाइट पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 गीगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, आप जानते ही हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे 1 GBps इज इक्वल टू 8 GBps। अभी इस बार पूछा था स्मॉल बी हो सकता है, आप आगे पूछ दे कैपिटल बी, तो स्मॉल बी बिट होता है, याद रखना, ठीक है, और कैपिटल बी बाइट होता है, ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची से मिलान कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये आईपी एड्रेस दिया है आपका, ये जो दिया है ना, ये आपका आईपी एड्रेस है ये, और हमारा यहाँ पे आईपी क्लास है। तो अगर आप आईपी एड्रेस देखेंगे तो 32 बिट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो उसमें 5 सब क्लास होते हैं, क्लास ए बी सी डी ई,
5 क्लास होते हैं, ठीक है। 32 बिट आईपी एड्रेस में 5 सब क्लास होते हैं, वही रेंज दिया है। तो 0 दिया है तो आपको जानेंगे कि ये क्लास ए में ही आएगा, यानी श्रेणी ए में आएगा। पहला का बी आंसर हो गया हमारा, ठीक है, दोनों में दिया है। और ये 110 देखेंगे तो बी सी आ जाएगा इसका, ठीक है। 1110 देखेंगे तो ये डी आ जाएगा। तो 0 क्या हमारा आंसर हो गया, ए सी डी, ठीक है। नहीं, ये होगा बी सी डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 110 आपका सी आएगा, ठीक है। दूसरा का सी, हाँ ये आंसर हो गया, ठीक। पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा का ए, ठीक। अब इसमें देखिए ट्रू और फॉल्स खोजिए। पहले क्या कह रहा है, इन ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव द पीरियड डॉट कैरेक्टर्स। पहले आप ईमेल एड्रेस लीजिए, देखिए आप @gmail.com, ठीक है, .com, yahoo@.com, ठीक है। अब देखिए gmail.com क्वेश्चन कर रहा है, ईमेल एड्रेस में पूर्ण विराम बिंदु वर्ण नहीं होता हो सकता है। आप देखिए है ना, यहाँ पे @gmail.com लिखते हैं ना, है ना, तो हमारा पहला वाला गलत हो गया, ठीक। अब बोल रहा है एन ईमेल एड्रेस ऑल्सो कंटेन डोमेन नेम, तो ठीक है, ये जो आपका @ के बाद ये gmail.com आता है और yahoo.com आता है, gov.in होता है, ये डोमेन नेम ही तो होता है, ठीक है, ये डोमेन नेम होता है, ठीक। तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तुम्हारा आंसर हो गया पहला गलत, दूसरा सही, ए वाला आंसर हो गया, ठीक है। और जो ये ईमेल एड्रेस होता है, आपको पता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लोकल पार्ट और डोमेन पार्ट। हम जो यूज़र नेम होता है ना, जो यूज़र नेम स्टार्टिंग होता है तो उसको हम लोकल पार्ट कहते हैं, और डोमेन नेम @ के बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रेंज C7H3 में सेल्स की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर मैं बता रहा था 30 होगी, ठीक है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, इसे कोई बताया भी नहीं है इसके बारे में। और आप जब बुक अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे देते, जैसे सेल होता है ना, सेल रेंज एक रो या कॉलम के भीतर सेल्स का एक समूह होता है। जो सेल रेंज होती है ना आपकी, ये सेल रेंज क्या होता है, एक रो और कॉलम के बीच में ये रेंज, ठीक है, ये वाली एक रो और कॉलम के भीतर सेल्स का एक ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए जिसे हम फार्मूला लिखते हैं, उदाहरण के लिए हम फार्मूला लिखे सम। अब इसके बीच में देखिए B1 रेशो B10, ठीक है, ये हुआ। अब ये कॉलम में B1 और B10 की सेल एक साथ जोड़ी गई सेल रेंज है। ये सम अगर हमने कर दिया, और B1 और B10 एक साथ दोनों को जोड़ी गई एक सेल रेंज है, इसी को हम सेल रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है C7H3 सेल रेंज को सेलेक्ट करने पर 30 सेल सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी C7H3 सेल रेंज को सेलेक्ट करने पर 30 सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही। Which of the following usually starts automatically after the computer has no user input for present time? बस आप इतना जानते रहिए। जैसे हम ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, कुछ देर बाद तक आप अगर उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, ठीक है। अपने आप बंद नहीं हो जाता है, मतलब वो स्लीप मोड में या स्क्रीन सेवर मोड में वो चला जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं स्क्रीन सेवर जो है यूजुअली स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्या यूजुअली स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ नो यूज़र इनपुट फॉर ए प्रेजेंट टाइम। कुछ मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर यूज़र इनपुट नहीं देता है तो ये स्क्रीन जो हमारा कंप्यूटर होता है स्क्रीन सेवर में चला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। स्क्रीन सेवर होता है। स्क्रीन सेवर होता क्या है, इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी सेट टू टर्न ऑन आफ्टर ए पीरियड ऑफ यूज़र इनएक्टिविटी। अगर मतलब एक पीरियड और एक समय के बाद यूज़र एक्टिवेट नहीं है या यूज़र एक्टिव नहीं है तो स्क्रीन सेवर मोड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू के भीतर रहने वाली विशेष उद्देश्यनीय मेमोरी मानी जाती है? Which of the following is considered to a special purpose memory residing within the CPU? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, डी रैम, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक।
तो मैंने बता दिया था इसके पहले डी रैम, एच डी रैम, ये सब बारे बता दिया। और रजिस्टर देख लेते हैं। रजिस्टर क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट और सबसे तेज मेमोरी होती है ये रजिस्टर, ठीक है। ये SRAM हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सॉरी यार, इसका आंसर वही मैं भी देख रहा था, इसका आंसर ये बी नहीं है, इसका आंसर डी ए वाला है, ठीक है। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले बताया ही था सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, ठीक है। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी स्पेशल पर्पस मेमोरी रिसाइडिंग विद द सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो स्पेशल पर्पस के लिए एसडी रैम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज नोटिफिकेशन एरिया इज ए पार्ट ऑफ, जो विंडोज नोटिफिकेशन भेजता है कंप्यूटर या लैपटॉप, या मैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं गूगल, फेसबुक कुछ भी सेव किया, तो हम एक तो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या हम उसको टास्क बार में सेव करते हैं, ठीक है। तो वो विंडोज नोटिफिकेशन एरिया उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? टास्क बार कहते हैं। आइए फिगर में दिखाते हैं आपको। अच्छा, फिगर इसमें नहीं, जो यहाँ पे, एक मिनट, जो यहाँ पे आपका नीचे ये पोर्शन होता है ना, यहाँ पे कंप्यूटर में जो यहाँ पे कुछ बना रहता है, ये नीचे का पोर्शन होता है टास्क बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस, कौन सा फंक्शन की प्रेस करेंगे? और देन यूज एनी ऑफ द एरोस की टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ सर्टेन टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में किस फंक्शन की को प्रेस करके सभी पोर्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम उसको दबाते हैं F8, ठीक, फंक्शन F8। और मैंने बताया था आपको कि F3 क्या होता है? सर्च के लिए होता है, ठीक है। ए प्रोग्राम यूज टू व्यू पेजेस इज कॉल्ड, जैसे कोई वेब पेज है, वेब पेज है, उसको हम देखने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज होता है? वेब ब्राउजर होता है हमारे पास, ठीक है। वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एक्सेस होता है, ठीक है। ये जो वेब ब्राउज़र होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, इंफॉर्मेशन लाता है किसी दूसरे जगह से। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया, क्या सर्च किया कि जैसे IPL 2020, या मतलब हाँ IPL, मैंने IPL 2022 से सर्च किया, तो देखेंगे IPL के बारे में सब कुछ आ जाएगा। तो ये वेब ब्राउज़र कहीं से उठा के लाता है और आपके सामने रख देता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से होता है। और सर्च इंजन तो आप जानते ही हो, जो जैसे गूगल में हो, गूगल एक हमारा सर्च इंजन है, वहाँ से भी कुछ भी खोज सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअलिटी ये स्पेशल काइंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक स्पेशल प्रकार का ये काइंड है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू ए रेसिपिएंट हु डज नॉट एग्जिस्ट एंड द ईमेल इज रिटर्न्ड टू यू। जैसे मैंने, एक यूज़र यहाँ पे है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको मेल करूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ मेल किया, ठीक, आपको मैंने मेल कर दिया, लेकिन आप क्या है कि आप एग्जिट है ही नहीं, मतलब आप एग्जिट करते ही नहीं, आप वहाँ पे मौजूद है ही नहीं, ठीक है। आपके पास ईमेल आईडी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हमारा वो ईमेल वापस आ जाएगा हमारे पास। तो हम उसको क्या कहते हैं? उस ईमेल को हम क्या कहते हैं? उसको हम बाउंस कहते हैं, ठीक है। बाउंस हो गया, ठीक, बाउंस कहते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई ना? आइए 22वां देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। HTTP इज ए मार्कअप लैंग्वेज, सही बात है। HTTP पहले फुल फॉर्म ही बता दीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल है, मार्कअप लैंग्वेज तो है नहीं। मार्कअप लैंग्वेज होता है HTT, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML होता था, अगर HTML होता तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता ना। यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। और ये देख रहा 101.10.10 एक वैध IP एड्रेस नहीं है भैया, एक IP एड्रेस ये तो है। ये जो ये IP एड्रेस कैसे लिखा जाता है? IP एड्रेस इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है IP एड्रेस इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो IP एड्रेस हमारा है ये, ठीक है। या हम कर सकते हैं इस फॉर्म में A.B.C.D, इस तरह से IP एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है।
तो हमारा तो ये आईपी एड्रेस ये भी गलत है, बोल रहा है नहीं है, ये गलत है। HTTP मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप ये प्रोटोकॉल है, हमारा दोनों हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथनों को सत्य को सबसे अच्छे प्रकार व्यक्त करता है। ऑल द कॉलम्स इन द एक्सेल वर्कशीट शुड बी द सेम विड्थ। ठीक है, बोल रहा है कि जो ये कॉलम है ना एक्सेल में, उसकी जो चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई समान होती है सबकी। ये बात सही है। आप देखिए, अगर मैं लिखा यहाँ पे मैन लिखा, ठीक है, अगर फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया MAN, ठीक है, मैन, देखिए क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना, ये वर्ड के हिसाब से, अपर केस लोअर के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला क्या हो गया? गलत। ठीक, द हाइट ऑफ ऑल द रोज एवरी डे इन एक्सेल वर्कशीट शुड बी द सेम। अब यहाँ पे हाइट की बात किया है, रोज की हाइट की बात किया है। ठीक है, ये मैंने हाइट की, सॉरी मैंने हाइट का बता दिया, चौड़ाई का भी बता दिया। और जैसे यहाँ पे ये मैन लिखा है, और लंबा लिख देंगे और चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा, जितना बड़ा लिखेंगे और चौड़ा, तो सबका सेम नहीं रहता, जितना बड़ा लिखेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और ये अपर केस, स्मॉल और कैपिटल में ये छोटा बड़ा होता रहेगा। तो हमारा ये दोनों का दोनों गलत है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे सूची मिलान कीजिए। पी रोम, ई रोम क्या होता है? पी रोम क्या होता है बताइए, इसका पहले फुल फॉर्म बताइए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ना, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये क्या होता है? ये एक कंप्यूटर मेमोरी चिप होता है, जिसे बनने के बाद एक प्रोग्रामर इसको यूज करता है। ठीक है, इसमें जो एक बार डाटा ट्रांसफर हो जाने के बाद उसमें बदला या मिटाया नहीं जा सकता, किसमें? पीरोम में। ठीक है, तो हमारा पहला वाले का ऑप्शन क्या हो गया? न मिटाए जा सकने योग्य। ठीक है, और EEPROM क्या होता है? EEPROM इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मानी इसको, इसमें ये विद्युत का यूज करता है। ठीक है, किसका यूज करता है? विद्युत का। इसमें उपयोगकर्ता किसी एप्लीकेशन से संग्रहित डेटा को बार बार मिटा सकता है और उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है। ठीक है, इसको मतलब मिटा भी सकता है और दोबारा प्रोग्राम में यूज भी कर सकता है। तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी वाला। ठीक, और EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेज कैसे करता है? ये पराबैंगनी किरणों से करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इसका। तो पहले का बी हो गया, दूसरे का सी, हमारा सी वाला आंसर, दूसरे का सी, तीसरे का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NFS allows a computer to access and use file over a network. What does the acronym NFS stand for? यानी NFS का फुल फॉर्म पूछा है। NFS कंप्यूटर को किसी नेटवर्क पर फाइल को एक्सेस करने और उसका उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। आप लोग इसको देखिए और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगले वीडियो का इंतजार है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।